बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई। मशरिक़ वस्ता, यूरोप से लेकर जनूबी एशिया तक जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे। क्या पाकिस्तान और भारत एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? दोनों ममालिक के बिगड़ते हुए ताल्लुकात का आखिर अंजाम क्या होगा? दुनिया भर में दाएं बाजू की सियासी जमातों को उरूज, जबकि लिबरल, मोतदल और जितनी भी मॉडर्न जमातें हैं पसपा होने लगी। क्या पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम की लपेट में आने वाली है? क्या कुलभूषण को सजाए मौत जैसे इक़दाम इंडिया में नरेंद्र मोदी के हाथों को पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम के लिए मजीद मजबूत करेंगे? इस पे बात करेंगे तफसील से जब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे सिंध से मुताल्लिक, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 करीबी साथी गुलाम कादिर मरी, इशफाक लगारी, नवाज लगारी गुज़िश्ता हफ्ते से पुरस्कार तौर पर लापता हैं। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के इन करीबी साथियों की गुमशुदगी का इल्जाम विफाकी हुकूमत पर आयद कर दिया। जरदारी साहब के करीबी साथियों की पुरस्कार गिरफ्तारी किसके लिए? इसमें क्या पैगाम हो सकता है? क्या मुस्तकबिल करीब में कराची की कोई बड़ी सियासी शख्सियत शिकंजे में आने वाली है? और प्रोग्राम के आखिर में आपको ये बताएंगे कि नए IG KP की सलाहुद्दीन महसूद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। क्लासेस साहब, बहुत से ऐसे अहम ज़ाविये हैं जिन पर बात होना बाकी है, लेकिन सबसे पहले जो एक बात सामने, फैसला सामने आया कुलभूषण की सजाए मौत का, उसको आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? आपने अपने इंट्रो में एक अहम बात की, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, बाद में आते हैं कुलभूषण पर बात करते हैं कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ अरसे से ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान इंडिया का जो पर्सपेक्टिव मौजूदा है, इस पे भी आएंगे कि ऑल ऑफ सडन आपको लगता है पिछले कोई 3-4 साल 5 सालों में जो राइट विंग्स हैं, राइट विंग्स मीन जो लिबरल, मॉडरेट या प्रोग्रेसिव के अगेंस्ट जो फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा मेजॉरिटी में समझी जाती हैं दुनिया भर में, वो रईस पे अचानक वो पार्टीज जो हैं वो जीतने लग गई हैं। वो जो मैं आपको 4-5 उस पर मिसालें देना चाहता हूँ, हमारे उस पर हमने कुछ नाम भी निकाले हैं, रिसर्च भी की है। मसलन वहाँ पे ट्रंप का जीतना जो है ये राइट विंग की वहाँ पे एक कामयाबी समझी गई है कि जो वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक उसको हम कहते हैं नस्ल परस्ती कहते हैं, रेशिज्म कहते हैं, कि इनको निकालें, वो चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, वो वहाँ पे ब्लैक्स के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, एक ये पूरी दुनिया इससे हैरान रहेगी कि ये क्या हो रहा है कि एक अमेरिकन जो है लिबरल सेकुलर एक मुल्क था, ऑल ऑफ सडन जो है उन्होंने एक ऐसे बंदे को अपना प्रेसिडेंट बना लिया जो ये कहता है कि मैं यहाँ अमेरिका में किसी को नहीं आने दूंगा, जो आएगा तो मेरी फलां ये शरायत होंगी। पूरी दुनिया इस पर हैरान रहेगी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन में हमने देखा है वहाँ पे सबसे बड़ा जो उनको वहाँ पे लगा है, एक झटका लगा है कि ब्रिटेन ने कहा है कि हम यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते। अब जरा देखें कि उन्होंने वहाँ से ब्रेग्जिट हुआ था कि उन्होंने कहा जी हम यूरोपियन के साथ नहीं रहना चाहते, हमारा अपना अलहदा कल्चर है, हमें यहाँ पे यूरोपियंस ने आके बहुत सारे मुल्कों पे आके हमें ख़राब किया है। वहाँ राइट विंग आपका मजबूत हो रहा है, जो हमने इसमें देखा है कि वहाँ पे वोट जो आया है वो भी यही समझा जा रहा है कि राइट विंग्स हैं जो उसको ग्रेट ब्रिटेन के ज़्यादा बड़े हामी हैं, अपने बॉर्डर्स नहीं ओपन करने चाहते। इसके बाद ऑस्ट्रिया में हमने देखा है कि ऑस्ट्रिया की जो वहाँ पे उनकी ये पार्टीज़ हैं इसकी वो जीत रही हैं। बेल्जियम में हमने देखा है, हंगरी देख रहे हैं, फ्रांस, फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, इसमें आपको नजर आ रहा है कि राइट विंग पार्टीज को एक वहाँ पे राइज मिल रहा है, ये स्ट्रेंथ मिल रही है कि वहाँ पे इस तरह के लोग पॉपुलर हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, जो एक तरह के अपने नेशनलिज्म पे बिलीव रखते हैं। जर्मनी में हम देख वहाँ पे राइज हो रहा है। तो पूरी दुनिया में एक आपको हलचल सी नजर आ रही है कि ऑल ऑफ सडन लिबरल प्रोग्रेसिव जो है बैकग्राउंड पे चले गए। सेम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हो रहा है। मैं इंडिया की बात करूँगा, इंडिया के बहुत सारे हमारे इंट्रैक्शन रहता है हमारा, वो इस चीज़ में बड़ा एक प्राइड ले रहे हैं कि इंडिया मोदी साहब की क़यादत में ना बड़ा आगे बढ़ा है। उन पे जब बहस होती है पाकिस्तान इंडिया रिलेटेड इश्यूज़ पे, वो कहते नहीं पाकिस्तान हमारा, हम पाकिस्तान सेंट्रिक है नहीं, हमारा तो पाकिस्तान मसला ही नहीं है, हम तो यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम तो यहाँ पे वो डेवलपमेंट के नारे पे आए थे, वो जीत के आए थे। उन्होंने जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं वो ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनका इंडिया मीडिया नहीं दिखा हो रहा होगा, या वहाँ की जो एक उनकी सिविल सोसाइटी है वो बेचारी ये फंस के रहेगी। आपको याद होगा पिछले दिनों अब वहाँ तो इतनी स्पेस नहीं रहेगी कि कोई एक छोटा सा बयान भी दे दे तो दूसरे दिन उसके घर का घेराव हो जाता है। हम ये बात फ़ख्र से आमिर और मैं कहते रहते हैं, बहुत अनपॉपुलर नैरेटिव हम लेते हैं, इंडिया पे लेते हैं, अफगानिस्तान पे लेते हैं, हम बाकी इश्यूज़ पे लेते हैं, हमारे घरों का कोई घेराव नहीं करता कि आप क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया फिल्में ये देखी जानी चाहिए या पाकिस्तान को इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे घर पे कोई आके कोई घेराव नहीं करता, ना पत्थर मारता है, ना यहाँ पे हमें आके कोई उसको अब्यूज़ किया जाता है।
मोदी साहब का हिंदुस्तान जो है, जो मैं देख रहा हूँ, हम उन बड़ी अगेन 2-4 बड़ी पर्सनैलिटियाँ इंडिया की बड़ी, उनकी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में की भी जाती। गांधी साहब हैं, नेहरू साहब हैं, उनका एक वहाँ पे जो पिछली कांग्रेस की हुकूमत रही है उस पर करप्शन के इल्ज़ामात के बाद जो वहाँ पे इंडिया में हम देख रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये मोदी साहब क्योंकि क्लीन आदमी हैं, जो कि होंगे, अभी तक उनका बड़ा स्कैंडल नहीं आया, सो ये उससे कांग्रेस वालों से बेहतर हैं। उसमें जो वो नुकसानात उनको उनके सोसाइटी को आ रहे हैं, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वो माने ना माने उनकी स्टेट ऑफ डिनाइल अपनी जगह पे, वो जिस तरह से पाकिस्तान को डील कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भारत में उनका वोट बैंक स्ट्रेंथ होना हो रहा है, उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है, वहाँ पे वायलेंस के उसके तशद्दुद को पिछले दिन वो हमने देखा जो राजस्थान में, मेरा ख्याल है एक ट्रक को उन्होंने पकड़ा जिसमें गाय लेके जा रहा है, जिस तरह की तशद्दुद की वीडियो सामने आई है, ये खुद इंडियन सोसाइटी के लिए एक डेंजरस चीज़ है कि वहाँ पे आपका दाएं बाजू जो है, राइट विंग जो है, इतने बड़े उसमें वो पावरफुल भी हो रहा है, स्ट्रेंथन भी हो रहा है। और इस पर हम ये प्रोग्राम में आके बात करेंगे कलभूषण पे। ये चीज़ इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा डेंजरस है कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक, मोदी साहब बेशक कहते रहे ना हूँ, वो हैं। 1971 की जब उन्होंने जाकर बांग्लादेश ढाका में उन्होंने तकरीर की, जिसकी एब्सोल्युटली बहुत सारे इंडियंस मानते हैं अनवारंटेड था कि 40 साल बाद आप जाएं और बताएं कि ये देखें जी कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, हमने यहाँ पे आगे मक्ती बहनी बनाई, या भी हसीना वाजिद साहबा जो आई हुई हैं, वो सारा वो पाकिस्तान को जो अगेन समझना चाहिए। हम भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं बगैर सोचे समझे कि मोदी साहब ये काम क्यों कर रहे हैं, हसीना वाजिद साहब आपको क्यों वहाँ पे गुस्सा दिलाना चाहती हैं, और हम गुस्से में आ रहे हैं। ये भी बताऊँ मैं आपको, हम गुस्से में आ रहे हैं। एक चीज़ हमें माननी चाहिए, इस हैंगओवर से हमें निकलना चाहिए कि 71 में हमें शिकस्त हुई थी। दुनिया में किस फोर्स को शिकस्त नहीं हुई? हमने अपने एक जीतता है एक हारता है, नहीं कोई मत, तारीख में हजारों जंगें लड़ी गई हैं। मैं मसला उसका देख 1962 में इंडिया को बार चाइना के साथ वार में शिकस्त नहीं हो गई थी, या बहुत सारी तारीख में या हिंदुस्तान में बहुत सारी फोर्सेस थी बाहर से जो आर्मी है, उन्हें शिकस्त नहीं थी। जापान को शिकस्त नहीं हुई, जर्मनी को नहीं हुई, दुनिया में कौन से, या नेपोलियन ने पूरे का पूरा यूरोप पे कब्जा कर लिया था। हमें इस हैंगओवर से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी हमारे अंदर एक चीज़ है कि 71 हमारे उससे नहीं निकल रहा। दुनिया में आर्मीज़ को शिकस्त हुई है, इंडियन आर्मी को शिकस्त हुई है 62 में हुई है। अगर हमें हुई है तो लेट्स डाइजेस्ट इट और मूव फॉरवर्ड। हर दफ़ा हमें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे कि वो जब भी चाहे हसीना वाजिद साहबा चाहे मोदी साहब चाहे एक छोटा सा बयान दें और पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच जाता है। येस इट वाज ए डिफीट, और ये इंडिया से ज़्यादा जो मेरा ख्याल है वो हमें वहाँ पे बंगालीज के साथ जो हमारा सलूक था, जिस तरह का हमने उनके साथ ट्रीटमेंट किया है, वो ज़्यादा जिम्मेदार था ना। इंडिया ने, आपको याद हो, इंडिया ने दिसंबर में जाके उन्होंने ना वार शुरू की थी 71 की। ऑपरेशन तो हमने शुरू कर दिया था मार्च में 1971 में। तो थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है हमारे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट को इस हैंगओवर से निकलने की जरूरत है। दुनिया में बड़ी बड़ी आर्मीज और बड़े बड़े मुल्कों को शिकस्त हो जाती है एंड दे मूव ऑन। लेकिन क्लास साहब जो आपने बात की आमिर साहब, क्या फ्लेक्सिबिलिटी से वन साइडेड होनी चाहिए या दोनों तरफ से होनी चाहिए? कुलभूषण जाधव का जो मामला है वो बड़ा ही संजीदा मामला है, मगर क्योंकि एक सुबह से ये चल रहा है कि बड़ी वन साइडेड और गंगोइज़म और एक अल्ट्रा नेशनलिज्म एकदम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज सारा दिन रेटरिक चलता रहा कि जनाब हमने बदला ले लिया और पता नहीं इस तरह क्या, बहुत ज़्यादा वो जो है ना एक एग्रेसिव सा मूड मीडिया में दिखाया गया है। तो ऐसे मौके पे फिर इंसान का, मेरे जैसे लोगों का सा भी मेरा इसी तरह की ख्यालात के हैं कि दिल करता थोड़ा सा ना एक ठंडा सांस लेके पीछे से बैठ के बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखने के तदब्बर से भी चीज़ें देखनी चाहिए। और तदब्बर हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है, पहली बात। तो ये कुलभूषण बाग का जो आज अनाउंसमेंट आई है कि उनको जो है मिलिट्री कोर्ट में जो है मार्शल कोर्ट के अंदर ट्राई किया गया और फांसी का जो है ऑर्डर कर दिया गया है, उस पे सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग कि वाई नाउ। टाइमिंग की आपने बात की है, टाइमिंग का आपने वक्फा लेना, बाद में बताएंगे वाई नाउ। बिल्कुल, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वाई नाउ जिस तरह से आमिर साहब ने कहा, और ये भी बात करेंगे जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की, जिस वक्त सूरत हाल बनती चली जा रही है, क्या दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा? क्या पूरी दुनिया ही इस वक्त दहशतगर्दी के दहाने पर है? छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कुलभूषण को जो सजाए मौत का फैसला दिया गया उससे मुताल्लिक बात करें। आमिर साहब, आपने टाइमिंग की बात की थी, वाई नाउ? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्यों किया जा रहा है। एक तो समझ आती है कि पिछले साल डेढ़ से ये जो बलूचिस्तान के ऊपर खबरें आती हैं, अजीत डोभाल की जो डॉक्ट्रिन है कि जनाब ऑफेंसिव डिफेंसिव के जनाब पाकिस्तान के अंदर घुस के हम ये काम करेंगे, उसके बाद फिर बरामदा बुख्ती का वहाँ पे बयानात जो आ जाते हैं, फिर उनकी बलूचिस्तान के मतलब मोदी का जिक्र करना, तो वो एक प्रोवोकेशन तो चल रही थी। तो शायद सी पैक के अंदर, क्योंकि अब हम बड़े ज़्यादा गेम चेंजर उसको समझ रहे हैं, तो मेरा ख्याल एक थकावट या क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता है कि ये साल डेढ़ से चल रहा है, तो उनको मैसेज देना है कि नाफ इज़ नाफ, हम भी इस तरह वी वोंट टेक इट लाइंग डाउन, हम इस तरह ये भी नहीं है कि लेटे रहें उस पर। तो शायद एक तो ये समझ आती है कि ये मैसेज देना चाह रही हैं, पर ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में अभी फौरी क्या हुआ है कि एकदम से ये आया है। तो एक तो मेरा ख्याल है इकरार साहब और मैं वक्फे में अभी बात कर रहे थे कि हसीना वाजिद जो हैं वो आई हुई हैं, भारत के दौरे पे हैं, और हसीना वाजिद के हर दफ़ा जब ये आती हैं तो क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से निकल ही पा रही है, बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान स्टांस होता है। और अभी जो है वो तस्वीर शायद दिखाएंगे कि ये जो उसमें है कि पीछे जनरल अरोड़ा की वो सारी साइनिंग करते हुए आगे खास तौर पे दिखाई गई, जानबूझ के किया गया, ये जानबूझ के प्रोवोकेशन है कि आगे मोदी साहब बांग्लादेश में जाके उन्होंने जिस तरह के बयान 71 के दिए कि हाँ हमने करवाया था, और जो है अभी ये, और फिर उनका बयान हसीना वाजिद का आया कि आपकी ये मोहब्बत दे के 71 की याद आ गई जो है, तो वो एक प्रोवोकेशन आ रही। उससे ज़्यादा इसी हफ्ते में जो वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं वो मिसिंग हैं, वो उनको जो अब जो लग रहा है कि उनको बड़ा ट्रैप किया गया है कि लंदन से एक फेसबुक के ज़रिए बुलवा के ओमान के रास्ते वो नेपाल काठमांडू गए और इंडिया के बॉर्डर के पास से वो आखिरी दफ़ा उनकी कॉल आई। अगर वो ये सारे कुछ के बावजूद भी इंडिया के बॉर्डर के करीब पहुंच गए थे, हालांकि सारे लोग सोच रहे थे कि अगर नेक्स्ट कुलभूषण का उन्होंने करना होगा जवाब तो वो यही करेंगे, नेपाल से कोई फौजी पकड़ के, ये शायद हम एक आधे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो पकड़ के ले जाएंगे। तो वो एक हमारा सिर्फ ये कहना है मेरा कि ये जो कुलभूषण यादव का जो मसला है, इट शुड नॉट लुक लाइक अ टिट फॉर टैट बैटल। ये नहीं लगना चाहिए कि मुकाबले पे है कि कल को वो इंडिया वाले उसको वाकई डिक्लेयर कर देते हैं कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उनके पास हैं और वो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जासूसी के लिए लाए गए थे। तो मेरा ख्याल है बनता नहीं है कि हमारा केस बड़ा मजबूत है कि यादव साहब जो हैं कुलभूषण, उन्होंने वहाँ पे नाम बदल के अपना जो है क्या नाम था, हुसैन मुबारक पटेल नाम रख के जाली पासपोर्ट पे अपने वो कर रहे थे वहाँ पे काम। फिर उनको हमने, हमारा कहना है कि पाकिस्तान में पकड़ा है। तो मेरा ख्याल अगर हमारा इतना सॉलिड केस है जो कि वो नहीं बना सकेंगे हुसैन मुबारक का, तो ऑल द मोर रीज़न कि हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अगर कर दें, अगर हमारा हम इतने श्योर हैं अपने हकायक और सबूतों के मतलब, तो बल्कि चाहिए ये कि उसके अंदर ये जो हमने एकदम कह दिया है कि जनाब हमने वो बस मिलिट्री ट्रायल कर लिया है और जो है बस काफ़ी है, तो एमनेस्टी का भी बयान आ गया है फ़ौरन के जनाब इसके अंदर जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं कि आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें और थोड़ा सा दिखा भी दें कि जस्टिस क्योंकि हमारी हिस्ट्री भी रही है, तो वाई नॉट अगर उसमें हम थोड़ा सा उनको भी एक्सेस दे देते हैं और हम अगर श्योर हैं कि जनाब हमारे पास ये सबूत हैं, तो उससे इंटरनेशनल ओपिनियन जो है कल को, ये तो हमारा ख्याल है, इंडिया का अपना ख्याल है, जज इसको जो करना है वो दुनिया ने करना है। तो दुनिया की तसल्ली के लिए कोई हर्ज नहीं है कि जहाँ 10-10, 12-12 साल हो गए हैं मुंबई का फैसला नहीं हुआ, तो इसका हमने जो है एकदम से ही कर दिया है। और इंडिया का ये कहना है कि जी हमें तो ये भी नहीं इतना पता कि ट्रायल शुरू हो गया, एक्सेस तो दूर की बात है। तो वाई नॉट अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा उसको ओपन भी कर दें, और अब भी अपील की जा सकती है और अपील के अंदर ये दिखा दें अगर हम श्योर हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। ये लास्टली मैं ये कह दूं, वो इसलिए भी ये तदब्बुर दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं पाकिस्तान में, हम अच्छी चीज़ों की बात नहीं करते। वो ये है कि हम बड़े करेक्शन जा रही है, हम चीज़ें दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये मिलिटेंसी, जुनूनीज़म और ये जो मजहबी दहशतगर्दी है, हम उसके ख़िलाफ़ खुद अपने मुल्क में बात कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, हमारा ऑपरेशन भी जारी है। तो हम आगे से दुरुस्त कर रहे हैं, जबकि इंडिया वो एक खाई में जिसमें पहले हम गिरे हुए थे, उनके यहाँ वो एक खराबी में जा रहा है
कि उनके अंदर फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी से ज़्यादा सबसे बड़ी बहस ये है कि उनका मेन्यू क्या होगा, ये बीफ खाया जा सकता है कि नहीं खाया जाएगा, उसके लिए लोग गले काट रहे हैं। कि अब हम हंसते हैं कि पाकिस्तान बनाने की तो जेनेसिस वो प्रूव कर रहे हैं कि हम कहते थे कि जनाब हमें पाकिस्तान इसलिए चाहिए कि कायदे आज़म का ये कहना था कि हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें, हमें ये तसल्ली दे दें। तो वहाँ जो मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए इंडिया में एक गला उनका घोटा जा रहा है, तंग होती जा रही है ज़िंदगी, वो खुद उस खाई में गिर हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे बजाय इसके कि हम मॉडरेशन, हमारी स्ट्रेंथ है कि हम अपनी मर्जी से जो हमें सूट करेगा, जब हमें सूट करेगा कहेगा। जल्दी नहीं है कि एक दिन में, एक हफ्ते में ये चीज़ें कर दी जाएं। अगर हम दिखा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और दुनिया में अपना ओपिनियन अच्छा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, करना चाहिए। अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सॉलिड है, जस्टिस को अपने को शो करना होगा, क्लासेस अब क्या हम ये ओपन करेंगे, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, किया जाएगा? बड़े अहम नुकात उठाए हैं आमिर साहब ने, और एक दो को मैं उस पर चाहूँगा। इन्होंने कहा जी कि हम जो है ना, इनकी बात में अब तक हालात ठीक है, हम अभी वो इंडियन ये सेंट्रिक नहीं, पहले थे हम, अब हमारे अंदर वो इंडियन ये सेंट्रिक, हर बात हर रोज़ हमारे यहाँ इंडिया नहीं डिस्कस हो रहा होता। बेशक इंडिया में हम डिस्कस हो रहे होते हैं फॉर एनी रीज़न, उनके शोज़ में, उनके सियासतदानों में, उनके पार्लियामेंट में धमकियाँ हो रही हैं, तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, बला बला। ये उनको सूट करते। जो बात मैंने उस वक्त एक लंबी तमहीद बांधी थी जिस पे अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पे मोदी साहब को, बीजेपी को सूट करता है कि वो पाकिस्तान के साथ वो उस पर टिट फॉर टैट में जाएं, पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी रखें, इनको बुरा पेश करें। हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है, कोई न फरिश्ते हम भी नहीं, हमारी साइड से भी प्रॉब्लम होते रहते हैं। जो काम हमें करना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा, जिससे मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली मोदी साहब को मदद मिल रही है वहाँ पे। और मोदी साहब जिस तरह की पॉलिसी रख के बैठे ना पाकिस्तान से, इस पे वो पॉपुलर भी हो रहे हैं वहाँ पे। हमारा जो रिस्पांस है, रिएक्शन है, उनको पॉपुलर कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। अच्छा, उनका जो रिस्पांस है, रिएक्शन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कर रहा है। इस पूरे खेल में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बिल्कुल गायब हो गए, कहीं नजर ही नहीं आते आपको। अब आपको लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस वहां पे मोदी साहब के एस्टेब्लिशमेंट, ये एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। वो कि वहां से बयान देते हैं तो उसका रिएक्शन यहाँ से हमारी एस्टेब्लिशमेंट देती है। आपको याद होगा बांग्लादेश में जब उन्होंने बयान दिया था, उसका भी बयान का जवाब जनरल रहील साहब ने दिया था, आपको अगर याद होगा। अब अगर हसीना वाजे साहब आई हैं तो वहां से भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमारा एक तरह का रिस्पांस आ रहा है। सो दोनों साइड से ये टिट फॉर टैट इनको सूट करती है। हेट्रेड है जो दोनों मुल्कों में, मेरा ये ख्याल है वो मोदी साहब को भी सूट कर रही है, वो पॉपुलर हो रहे हैं। और इंडिया में समझा जा रहा है कि पहली दफ़ा एक शेर आया है, शेर का बच्चा आया और पाकिस्तान के साथ डट गया और पाकिस्तान को बला बला ये कर रहा है। ये चीज़ मेरा ख्याल मोदी साहब उनके सपोर्टर को जहन में रखनी चाहिए। वहाँ पे पूरी लिबरल प्रोग्रेसिव एक उन्होंने जो क्लास थी इंडिया की, एक बहुत बड़ी क्लास थी, हम अब वो उस पर आके वो करके श्रिंक कर गई, अब वो नज़र नहीं आती। वहाँ पे बहस की गुंजाइश इंडिया में जो सबसे बड़ी थ्रेट है मैं समझता हूँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आ रही है। वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं हम बड़े ठीक जा रहे हैं। जो हम मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ से, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया के मुकाबले में 1000 गुना हम यहाँ पे बेहतर बैठे। हम अपने एस्टेब्लिशमेंट पे, हम अपनी आर्मी पे, अपनी इंटेलिजेंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम इन पे बात करते हैं, डिबेट हो रही है। हम वो चीजें जो कि टैबूज थे खुल के बात करते हैं और दिलेरी से करते हैं, और हमें कोई डर नहीं होता कि हमें पत्थर मारे जाएंगे। और ये हमारे यहाँ डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। हम एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज पे हमने बहुत सारे अनपॉपुलर स्टांस लिए हैं। इंडिया में अब ये नहीं कर सकते, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इससे इंडियन या सोसाइटी को नुकसान होगा। नेहरू साहब या गांधी साहब ने ये सेकुलरिज्म जो रखा था उसके पीछे बहुत बड़ी फिलासफी थी कि एक बड़ी तादाद में आपके यहाँ वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, आप उनको दबाते जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ से तशद्दुद हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब मुझे खतरा ये लग रहा है कि इंडियन सोसाइटी में तो स्पेस वो श्रिंक होती जा रही है। अब बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते डर के मारे कि अगर हमने की तो रात को हमारा घिराव हो जाएगा घर का, और मीडिया पूरे का पूरा आके वहाँ पे हमारे घर के बैठ तमाशा लगा देगा। वो बात होगी खत्म। जो पाकिस्तान कर रहा है, जो मुझे खतरा हो रहा है, जहाँ से मैं आमिर से आप इनसे वापस आए, क्योंकि पाकिस्तान भी बड़ी आज का जिस तरह का हमारा रिएक्शन आज आया है उस पे सजाए मौत पे, हमारा मीडिया जिस तरह चीज़ों को लेके चलना शुरू हो गया है, तो मुझे वही खतरा हो रहा है जो मोदी साहब ने वहाँ ना उसके इंडियन सोसाइटी के साथ हशर कर दिया ना। तो मुझे ये लग रहा है जो हम एक तरह के मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान सोसाइटी बड़ी हद तक मॉडरेट है, इसको भी खतरात हैं, ये भी उसकी तरफ जा सकते हैं। डिटेल से बात करेंगे ब्रेक के बाद। चलें वापस चलें बिल्कुल, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी जगह से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो बिगड़ते चले जा रहे हैं, इस नहज पे पहुंच गए, क्या समझते हैं कि अब इन दोनों मुल्कों को करना क्या चाहिए? इस पे तो हम ये बात करेंगे अगले सेगमेंट में तफसील से। कुछ हमारे पास वीडियो क्लिप है, बड़ा एक अहम, जो आमिर मतीन साहब ने कहीं से ढूंढा है कि क्या करना चाहिए, सोल्यूशन तो हैं कुछ इस पे। जो मुझे ख़तरात लग रहे हैं, जो मेन अब ये ख़तरा जो है कि पूरी दुनिया जो है वो एक जो कहा जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है जी। और पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन भी शुरू हो गई है। वहाँ से भी थ्रेट्स आ रहे हैं, हमारी तरफ से भी आ रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर सैनिटी मस्ट प्रिवेल, इस तरीके का एक, क्योंकि दोनों जो हम बार बार बात कहते हैं, इंडिया से बात करें तो वो कहते हैं हमारे पास बम है, हमसे पूछें तो हम कहते हैं हमारे पास बम है। और मैं उस दिन उसकी वीडियो देख रहा था आमिर साहब, ये बड़ी मतलब ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दोनों खित्ते के लोगों ने ना जंगों में वो नहीं देखे, इन्होंने तबाहियाँ नहीं देखी। वो मेरा ये बरखुरदार है बेटा जो बड़ा ए लेवल वाला, उसने ग्लोबल हिस्ट्री रखी हुई है। वो मुझे एक दिन वो मैं टीवी शो पे बात कर रहा था, उसने मुझे कहा, उसने कहा बाबा आपको पता है कि ये इस खित्ते में ये प्रॉब्लम क्यों है, रोज़ाना जो हम एक दूसरे से, इंडिया पाकिस्तान या पूरा रीजन जो है, कि हमने बड़ी जंगें नहीं देखी, हमने तबाहियाँ नहीं देखी। नहीं, उसने मुझे बाद में मिसालें दी यूरोपियन मुल्कों की, एक एक करके नाम गिनवाया कि फलां फलां जितने जितने वर्ल्ड वार सेकंड में बर्बाद हुए हैं कंट्रीज़ या पूरा यूरोप हुआ है, कि उन लोगों ने कैसे तरक्की की। वो कहते हैं जब तक, उसका ख्याल था मैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि इस खित्ते में बड़ी बर्बादी नहीं हुई, यहाँ से डिसलोकेशन नहीं हुई, लाखों करोड़ लोग मारे नहीं गए, उन्होंने हिजरत नहीं की, उनके बच्चे नहीं हुए ना अगर डिसलोकेट हुए, जैसे भी हम आज के दौर में शाम में हमने देखा कैसे वहाँ पे सीरिया में देख रहे हैं, उसमें देख रहे, सीरिया में देख रहे थे। ये मिजरीज इस खित्ते के लोगों ने नहीं देखी, ये पहले देखते थे, बढ़ रहे हैं लोग। इसीलिए आप ना एक हमने जंग को, बर्बादी को, एटम बम को रोमांटिसाइज कर दिया है। ये रोमांस है जो हम फिल्मों में बैठ के देखते रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं। ये जहन में रखना चाहिए, जब वार्स आती है ना, आप उस पर जो बर्बादी अपने साथ लाती होती है, जिस तरह, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं इस वार में औरतें और बच्चे होते हैं, द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। हमारे मुआशरों ने, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान ने बड़ी जंगें नहीं देखी, इन्होंने बड़ी बर्बादियाँ नहीं देखी, लेकिन मुझे अब ख़तरात लग रहे हैं कि मोदी साहब जिस तरीके से वहाँ पे वो नेशनलिज्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, इनसे बेहतर मैं समझता हूँ वाजपेयी साहब थे। उन्होंने बड़ी इसको बेहतर तरीके से डील किया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने पीस बड़ी हद तक किया, उन्होंने आके एग्रीमेंट किया जनरल मुशर्रफ के साथ। इवन मनमोहन सिंह साहब जो हैं, उनके लोग उनके बारे में कुछ भी कहते रहे, उन्होंने भी कंपैरेटिवली पाकिस्तान के साथ पीस रखा। मेरा एक व्यू है कि जब आप यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देते, इंडिया ने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा स्पेस नहीं दी, इन्होंने हमेशा जर्नलों को स्पेस दी है इंडिया ने। जब भी हुआ है, एक मौका था, उन वाजपेयी साहब को क्रेडिट देना चाहिए था, जब वो लाहौर में आए थे और ज्यादती की गई थी हमारी साइड से, जब कारगिल के हमने जंग शुरू कर दी थी वाजपेयी साहब के आने के बाद, जिसमें नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया था, और वो डिलीवर हो सकती थी चीजें जो सैबोटाइज की गई थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये शिकायत जरूर है मुझे पाकिस्तान के अपने पॉलिटिकल लीड से, ये इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि इनके हाथ से फॉरेन पॉलिसी भी निकल गई है, इनके हाथ से सिक्योरिटी पॉलिसी भी निकल गई है। इस काबिल इन्हें नहीं समझा जाता कि इनको एतमाद में लिया जाए, या ये इस काबिल नहीं रह गए कि ये तमाम चीज़ अपने हाथ में लें। ये लोग अगर पनामा, दुबई और सरे महल और ये पैलेसेस उनसे निकल पाते तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ये मामलात को बेहतर चला सकते थे। ये टाइम ऐसे खित्ते के लिए बड़ा डेंजरस टाइम है, क्योंकि बात वो ये, हम भी तैयार हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास बम है, हम कहते हैं हमारे पास बम है। देखें जी बम में से क्या निकालते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की क्लासेस साहब। अगर ये लोग कमज़ोर हैं तो शायद इन्होंने खुद ही अपने आप को कमज़ोर किया। जिस तरह से क्लास साहब ने बात की आमिर साहब, जंगें जो तबाहियाँ लेके आती हैं, क्या ज़रूरी नहीं कि इस जानिब बढ़ने से पहले हमें दूसरे ममालिक से मिसाल पकड़ लेनी चाहिए जहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई? बिल्कुल, हमने बस एक पार्टीशन के वक्त एक बड़ी खौफनाक किस्म की माइग्रेशन और वो लोगों की वो तकलीफ देखी हुई है। पर 70 साल हो गए हैं, उसके बाद जो हमारी जंगें हैं वो वाकई है, वो दुनिया की तारीख जंगों की देखें तो वो मजाक लगता है कि 17 दिन 18 दिन, और हमने एक दूसरों के शहरों पर कोई तबाही बम्बार्डमेंट नहीं की हुई है। ये एक वो जो भी कह लें इसको, मगर इस वक्त हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कुछ अरसे से ये इशू रहा हुआ है कि दुनिया का अपने मुतल्लिक बयानियाँ तब्दील करें, लोगों को बताएं कि हम इतने बुरे लोग नहीं हैं जितना कि दुनिया हमें समझती है, हम बड़े आइसोलेट हो गए। वक्त की ज़रूरत है। लेटली हमारी ये जो ऑपरेशन तालिबान के ख़िलाफ़ या अंदर ये जो डिबेट हो रही है, उसके बड़े मुस्बत जो है ना असरात नज़र आ रहे हैं। जो हाल ही में इंडिया में आइसोलेट करना चाह रहा था वो हो नहीं पा रहा। हम अभी चाइना और रशिया के साथ अफगानिस्तान में बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अभी ECO का एक समिट हुआ, पूरा सेंट्रल एशिया के लोग आए हुए थे। जो भी है, इब्राहिम शरीफ साहब के जो 34 मुल्कों की अब 41 हो गए हैं कि सरबराही के लिए ऑफ़र है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन दो में भी
कोई अगर पैचअप करवा सकें, तो पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल, हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की जो उनकी जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, जो उन्होंने कहा है कि जनाब हम इंडिया पाकिस्तान पे नहीं छोड़ सकते हैं कि वो इस तरह ही लड़ते रहें, हमें प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, जिसकी इंडिया को बड़ी तकलीफ है। हमारे लिए चीज़ें ठीक जा रही हैं, इसलिए इंडिया के लिए ठीक नहीं जा रही हैं। उनके पॉलिटिशियन को भी वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी पड़ती है, उनके मीडिया को भी रेटिंग लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ ना पॉलिटिशियन को ज़रूरत है, एंटी इंडिया बात करके कोई वोट नहीं मिलता। हमारे मीडिया को भी रेटिंग नहीं आती है कि जब हम सारे प्रोग्राम करें, हम ग्रो कर गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं। मेरा ख्याल इसी ट्रैक पे रहें, इस पे जो कलभूषण उस पर करना है बिल्कुल करें, मगर उसको एक नज़र भी आना चाहिए कि हम टिट फॉर टैट नहीं कर रहे और कोई गुस्से में नहीं कर रहे, और दुनिया को दिखा सकते हो, जबकि हमारा केस मजबूत भी है कि अगर वो अपना नाम तब्दील करके यहाँ से पकड़े गए हैं और हम कह रहे हैं कि हमें हमारे पास शवाहिद है, तो कोई हर्ज नहीं, क्यों नहीं दिखा सकते? हम ओपन थोड़ा सा ट्रायल कर दें, अपील के अंदर जो है दिखा दें, क्या हर्ज है? आमिर साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पे फॉरेन ऑफिस की जो ये कमेटी है, मुशाहिद हुसैन साहब उसको हेड करते हैं। उसमें जाके अब जो बात आप कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी की बड़ी ज़रूरत है, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अब एक हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, उस पर आपको सवालात नहीं उठ। मैं लास्टली कह दूँ सीपैक के अंदर हमें पूरे रीजन से अमेरिका, यूरोप को, हम इंग्लैंड को ऑफर कर रहे हैं, फ्रांस को कि आप भी हिस्सा बने, सो हम खुल रहे हैं। अच्छा, उसमें जब पूछा गया इनसे, उन सरताज अजीज़ साहब से कि ये कलभूषण पे एविडेंसेस क्या हैं, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है, तो वहाँ सरताज अजीज़ साहब ने कहा कि जो हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डोजियर दिया गया है उसमें तो एविडेंसेस काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब बार बार जोर दे रहे थे जी डोजियर आप यूनाइटेड नेशन लेके क्यों नहीं गए। मैं जाती तौर पर समझता हूँ बाद में वैसे मुकर गए थे, वो तो फॉरेन ऑफिस का वो तो काम ऐसे है ना, वो तो फॉरेन ऑफिस वाले चंदे इकट्ठे करने के अलावा तो कोई काम नहीं कर सकते ना। वो कुछ काम कर सकते होते तो आज दुनिया में हमारी ये हालत होती जो हो चुकी है ये बेशक अब ठीक। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने फरमाया, उन्होंने अजीज़ साहब ने, सरताज अजीज़ साहब ने, कि हमारे पास तो प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है कलभूषण पे कि हम जाएं यूएनओ में जाएं। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए था पहले एक उसको फर्स्ट ट्राई के तौर पर ये केसेस, ये सारे एविडेंसेस अब यूएनओ में लेके जाते, वहां रोला डालते, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें बांट दिया गया है जी ना, पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का साथी है और इनकी जो जमीन है वो इस्तेमाल होती है। तो आपके पास एक मौका आया था एंड वी थिंक कि हमने अज्यूम कर लिया, जब तो फैसला हो गया वहां से मिलिट्री कोर्ट से कि जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो ये एविडेंसेस पूरी दुनिया के साथ हमें शेयर करने चाहिए थे, वहां भी करते। यहाँ पे आप उनको जो ये उनके फॉरेन ऑफिस, उनके फॉरेन एम्बेसीज हैं, अब वैसे तो बुला लेते, पनामा पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, फलां चीज पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, मेरा इमेज खराब ना हो, तो इस पे भी ब्रीफिंग एक उनको करके देते, कलभूषण साहब के दिखाते कि ये इसके एविडेंसेस हैं। आपको फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एविडेंसेस हमें दिए गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम उनको यूएनओ में लेकर जाएं। 7 दिसंबर 2016 की बात आप कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी भी आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको वहां पे उसकी पिटीशन उसकी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा, और जैसे आमिर कह रहे थे और हम भी, इस पे ज्यादा जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें भी नहीं था पता कि ट्रायल हो रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए, मीडिया के लिए बहुत बड़ी अचानक और बड़ी खबर है ये कि बम शेल की तरह आई है कि जी कि फैसला हो गया है, और ऑल ऑफ सडन पूरे मीडिया को भी नहीं समझ आ रही थी दूसरे लफ्जों में कि हमने स्टोरी को टेकअप कैसे करना है, क्योंकि कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की गई थी। सो ट्रांसपेरेंसी का ये तकाजा है, ये फेयर जस्टिस का तकाजा है कि जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए, नजर होते भी आना चाहिए, बिल्कुल शो होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अच्छे से वकील करके दें ताकि उनका बेहतर डिफेंस, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी, और अगली बात जो एतराज आ रहा है सबसे बड़ा, लास्ट में कह दूं फिर हम उस पे अगले उस पे जाएंगे कि आपको यहाँ काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी। जब आप ये कहते हैं, उन्होंने एहतजाज किया, हमें नहीं दी गई, ये बनता है ना कि आप अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, पहले उनको एडमिट तो करने दें। आप उनको, उनके एतराज़ात जो थे हमें दूर करने चाहिए थे। एक लीगल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आपको ये काम करने पड़ते हैं, वो भी देते हैं या उन्हें देने चाहिए, हमें भी देने चाहिए। जो बेसिक आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, मेरा नहीं ख्याल तो तब्बर का मशवरा हम इसलिए दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि कैरेट वे हो रहा है, बड़ा ज्यादा एक तरह पूरा एक यलगार सी चल रही है, रुक के सांस लेके अपना मफाद दे के करना चाहिए। अच्छा ये है कि जस्टिस अगर हो रहा हो तो फिर वो नजर भी आना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात बिगड़ते चले जा रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। कहाँ वीडियो में हमारे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते हुए ताल्लुकात पर आमिर साहब बात कर रहे हैं। हम लोग क्या समझते हैं, एक वीडियो तो हमारे पास है वो शेयर करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? बात यह है कि हम इसीलिए भी ये मॉडरेशन की मशवरा दे रहे हैं कि ये इसमें से अल्टीमेटली हमने इसमें से निकालना क्या है कि हम एक तरफ तो सी पैक कर रहे हैं, गेम चेंजर कर रहे हैं, हम अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, उसके लिए अमन बड़ा ज़रूरी है। पर इस तरह के अगर जल्दबाजी में कोई बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन की जाएगी तो उससे एस्केलेशन होगी, जो कि अमन के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी मैं देख रहा था जो है काफ़ी सारे इंडिया के लोगों के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट सफारतकार आ रहा था कि जी रिटेलिएशन हम भी करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस और वाकई हमेशा ऑप्शंस होती हैं रिटेलिएट करने की, इससे एस्केलेशन बढ़ती है। हमें इस वक्त शूट कर रहा है कि अभी कल परसों जो है जो इंडिया में कश्मीर के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे उनकी तारीख में सबसे कम टर्न आउट हुआ है। सिर्फ 6% लोगों ने वोट दिया है, जो कि नहीं है कश्मीर में उनसे नहीं हैंडल हो रहा। उसके बाद वहाँ से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो कि इंडिया को मजबूर कर रही हैं कि जनाब तब्दील हो रही है। ये आपके पास क्लिप जो है ये फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का, जो कि हमेशा प्रो इंडिया रहे हैं और वहाँ के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, शेख अब्दुल्ला के बेटे और उमर अब्दुल्ला के बाप हैं। उनकी हम ये दिखाना चाहते हैं कि उन जैसे लोग जो कि हमेशा इंडिया को खुश करने के लिए एक सख्त बात करते थे, वो कैसे मजबूर हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला साहब का हमारे पास एक क्लिप है, जरा वो आपको दिखाते हैं कि वो इन बिगड़ते हुए ताल्लुकात का क्या सोल्यूशन समझते हैं। और फारूक अब्दुल्ला एक बार नहीं कहता, मैं तो बार बार यही कहता हूं। 15 साल नहीं, जब से मैंने सियासत में कदम उठाया है, मैंने कभी यह नहीं समझा कि यह रियासत एक हो सकती है। कभी नहीं हो सकती। न हमारे पास वो दम है कि हम उनका इलाका ले सके, न उनके पास ये दम है कि वो हमारा इलाका ले सके। ये है नहीं, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, वो भी न्यूक्लियर पावर है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या हम इनके साथ दोस्ती में रह के तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे, ये भी तरक्की नहीं करेंगे और हमारी तरक्की सुस्त हो जाएगी। लोगों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में जो खदशात हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। और यह भी आप समझ जाइए एक बात कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जरूर वजीर आजम हैं, मगर वहां पावर जो है वो आर्मी के पास है, वहां ताकत आर्मी रखती है। वो कल उठाना जाना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, 2 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों में एक डर पैदा कर रखा है कि हमारे बगैर तुम्हें कोई हिंदुस्तान से बचा नहीं सकता। मैंने कभी यह नहीं कहा कि ये फाइनल सोल्यूशन है जो फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि वो हम ये रख लें और वो रख लें। अगर इससे बेहतर कोई सोल्यूशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं कहा कि यही एक सोल्यूशन है। आपके पास जो भी बेहतरीन सोल्यूशन है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज and majority of Jammu, Kashmir and Ladakh citizens accept, is acceptable to us. मगर बात तो करनी है कहीं। आपको ये बताऊं, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने वतन का दोस्त है बस, जो अपने बंदूकें बेच सके, अपने जहाज बेच सके, अपनी गोलियां बेच सके दूसरे पे ट्राई करने के लिए। और हम समझते हैं हमारा दोस्त वो बैठा हुआ है। हमें अपने टांगों पे खड़ा होना है और इस दोस्त से कहना है बहुत हो गया, अब बंद करो। अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के खिलाफ। एक ही रास्ता है, और रास्ता है इनसे बातचीत करके मामला हल करना। और वो नहीं होगा। आज फारूक अब्दुल्ला आपके सामने बैठ के बात कर रहा, कल नहीं होगा। कल कोई ना कोई आतंकवादी मार डालेगा। मगर मैं डरने वाला नहीं, मैं एक अल्लाह से डरता हूं। जब मौत आनी होगी आ जाएगी। जहन्नम में जाए ये इलेक्शन जिसमें हम लोग बांटते जा रहे हैं इंसान को। मैं तो ये समझता हूं कि हर इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता। हम बढ़ जाते हैं, धर्मों में बढ़ जाते हैं, फिर धर्मों के भी टुकड़े करते हैं, उनमें बढ़ जाते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि हम किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं अपने वतन को। दूसरे मुल्क देखेंगे आप, हैरान हो जाएगा कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां हैं।
दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। क्लासा साहब, लोगों का मिलना बड़ा ज़रूरी है, एक ही रास्ता है, वो है बातचीत। ये वो स्टांस है जो मेरा और आमिर मतीन का, जो हमने हमेशा ये बात रखी है, और इंतहाई मैं कहता हूँ कि अनपॉपुलर स्टांस है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे हाकिश एलिमेंट हैं। बड़ी मतलब है, अगर उनकी ये वो लोग हैं, इसलिए इनको फ़रूक अब्दुल्ला साहब को सीरियस लेना चाहिए कि ये लोग इस वक्त वार से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी जो चल रही है पिछले 70 साल से, और वहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी या उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ जिंगोइज़म रखा जाए और लोगों को ऑफ कोर्स के ना मिलने दिया जाए। दोनों साइड से एफर्ट्स होती हैं। ये अफेक्टेड लोग हैं। कश्मीर में लोग मारे गए ना, बच्चे तो इन लोगों के मारे गए ना। जो वहाँ पे फिगर्स आता है कि पिछले 15-20 सालों में जो वहाँ पे सिविल वार हुई है, अनरेस्ट हुआ है, वहाँ पे इंसर्जेंसी हुई है, जो कुछ भी हुआ है, अफेक्टेड तो कश्मीरी हैं। कश्मीरी बच्चे मारे गए, उनकी यूथ मारी गई है। वो जैसे कहते हैं ना कि उसकी मैं पढ़ा था उसकी सेकंड वर्ल्ड वार की, कि जो बच्चे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद पैदा हुए से 1921 के बाद जो पैदा हुए, रशियंस की बता रहा हूँ, वो सेकंड वर्ल्ड वार में से मोस्टली 70-80% जिंदा नहीं बचे थे। ये मैं कहीं फिगर पढ़ा था। ये वार जो है सबसे ज्यादा डिजास्टर अगर इस खित्ते में फेस किए वो तो कश्मीर के लोगों ने फेस किए। उनके बच्चे मरे हैं, उनकी नस्लें वहां तबाह हुई हैं। पाकिस्तान इंडिया को क्या नुकसान हुआ? एक से ज्यादा ये 1.5 करोड़ की आबादी में से 1-1.5 लाख बंदा शहीद हो चुका है। किसी का घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई वहां पे कोई अफेक्टेड नहीं होगा। पाकिस्तान और इंडिया को मेहरबानी करने से तरस खाना चाहिए इन कश्मीरियों पे कि आप अपनी ईगोस के लिए, अपनी आप अना के लिए, अपना हम तुरा बड़ा रखने के लिए कि मेरे पास बम है, वो कहते हैं मेरे पास बड़ा बम है। हम कहते नहीं, हमारे पास स्ट्रेटेजिक वार्स ना वेपन भी आ गए हैं, हम तो छोटे छोटे मिसाइल बना के बैठे हैं। वो कहते नहीं, हम तो आसमान पे पहुंच चुके हैं। आप दोनों मुल्कों के लोग बड़े इंतहाई बड़े जहीन होंगे लीडर्स हमारे। आपसे एक मसला 70 साल में मसला नहीं हल हो रहा और वहां पे लाख 1.5 लाख बच्चा मारा गया वहां पे कश्मीर में, और मुसलसल डेली बेसिस पे मारा जा रहा है। सो पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी की सबसे बड़ी कीमत है ना, पाकिस्तान इंडिया ने नहीं दी, हमारे दोनों मुल्कों ने नहीं दी, ये कश्मीरी दे रहे हैं, इनके बच्चे दे रहे हैं, इनको बच्चे दे रहे हैं। सोल्यूशन फिर वही है जो हम कहते हैं। एक तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर मैं समझता हूँ हमारी सॉइल जो है, जो हमारे खिलाफ शिकायतें हैं, हमारी सॉइल टेररिस्टों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए दूसरे मुल्कों में हमलों के लिए, वो मसले हो रहे हैं। और दूसरे मुल्क भी मेहरबानी फरमाएं, कहीं पे बैठें, ये प्रॉक्सी वार बंद करें, एक दूसरे के शहरियों को आने जाने दें, कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा बेहतर करें। जनाब मुशर्रफ दौर में चीज़ें हो रही थी, बाद में रुक गई। मैं इस चीज़ पे कन्विंस हो चुका हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे मोदी साहब हों, इनको इस तरह के इनिशिएटिव से सूट नहीं करते, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये एक दूसरे को वीक नहीं कर रहे। ठीक है, लास्टली आप कुछ आमिर साहब? लास्टली बस वही अगेन उसी को रीएम्फसाइज कर रहे हैं कि तदब्बर हमें दिखाना चाहिए, और कोई हर्ज नहीं है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी रख दे, दुनिया को भी दिखा दें। जब सबूत हमारे पास हैं, शवाहिद हैं, तो दिखाना चाहिए कि जनाब ये देखें, ये इंडिया हमारे यहाँ ये कर रहा है, तो ये ना करें। तो ऐसे एकदम से आगे हमारे पे इल्ज़ाम है कि हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए बस हम इंसाफ दे सकते हैं। नहीं, हम बताना चाहते हैं कि हमारे आम अदालतों में भी हम इंसाफ ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जिस तरह से क्लास साहब ने बात की, इस प्रॉक्सी वॉर को बंद करना चाहिए और मामलात के हल के लिए दोनों ममालिक में अमन के लिए सिर्फ बातचीत ही वाहिद रास्ता। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।